हेलो आप सभी को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप सबको मेरे पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका और ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगी और हम शुरू करते हैं पाठ 1 मछली उछली, जो कि आपकी पुस्तक गणित का जादू का है। तो शुरू करते हैं हम। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। एक और हाइकू पढ़ें। तालाब शांत स्थिर मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो आप लोगों ने भी अपने बचपन में या जब आप और छोटे होंगे आपने कोई मछली से संबंधित कोई कहानी या कविता सुनी है या पढ़ी है, तो आपको उसके बारे में पूछा गया है कि क्या आपको याद है। अगर नहीं तो एक कविता है जो कि वो तो सभी बच्चों ने सुनी भी होगी और याद भी वो सबको होती है। तो आप वो कविता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये सभी बच्चों को आती है। तो कुछ नहीं तो आपको ये तो याद ही होगा। अगर और कोई भी आपको कविता याद है तो वो आप उसको दोहराइए, आप पढ़िए, उसको देखिए, उसको गा सकते हैं आप अभी। फिर है यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पे ये नीचे मछलियों के चित्र दिखाए गए हैं जो कि ये बच्चों ने बनाए हैं। इनके देखो यहाँ पे कक्षा और बच्चों का नाम भी यहाँ पे लिखा है। अब कहा है जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है। मतलब कि जब भी आप मछली के बारे में सोचते हो तो आपको क्या लगता है कि वो किस आकार में बनी होती है, वृत्त आकार में, वर्ग आकार में या त्रिभुज आकार में या फिर आयत आकार में, आप उसको किस आकृति में सोचते हो। तो अब आपका सवाल है मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग, उसको किस आकृति में सोचते हो। तो अब आपका सवाल है मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। अब आपको क्या करना है, आपको एक मछली बनानी है। तो मछली बनाने के लिए लेकिन आपको 2 आकृति का प्रयोग करना है, एक तो वर्ग और दूसरा त्रिभुज। तो हम सबसे पहले एक कैसे बना सकते हैं, हम सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग बनाने के बाद हम एक छोटा त्रिभुज वर्ग के दाएं तरफ बनाएंगे और एक छोटा त्रिभुज हम वर्ग के बाएं तरफ बनाएंगे। वर्ग आपको पता ही है जिसमें कि 4 भुजाएं होती हैं, वो भी एक बराबर सारी होती हैं। और त्रिभुज के बारे में भी आपको पता है जिसमें कि जिसकी 3 भुजाएं होती हैं एक बराबर, उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। तो अब हमें मछली बनानी है इन दोनों आकृति से। तो सबसे पहले एक वर्ग बनाना है जिसकी 4 भुजाएं बराबर हों। फिर उसके बाएं तरफ एक छोटा त्रिभुज बनाएंगे और दाएं तरफ भी एक छोटा त्रिभुज बनाएंगे। लेकिन त्रिभुज को आपको वर्ग से जोड़कर बनाना है, उससे अलग नहीं होना चाहिए, उससे उसको जोड़कर आप बनाएंगे। फिर जो आपने दाएं तरफ त्रिभुज बनाया है उसके अंत के बिंदु से यानी कि एक पॉइंट से आपको एक त्रिभुज और बनाना है जो कि मछली की पूंछ होगी। अब वर्ग के ऊपरी भुजा पे, ऊपरी सिरे पे आप एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे और नीचे वाली भुजा पे भी एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे जो कि मछली के पंख होंगे। तो अब हमने ये त्रिभुज और वर्ग आकृति को इस्तेमाल करके एक मछली बना दी। इसी तरह आपको भी अपना दिमाग लगाना है, सोचना है, समझना है कि इन 2 आकृति से आप कैसे मछली बना सकते हो और आप इससे मछली बनाएंगे। अब है अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो।
अब अपने आसपास कोई भी आपको कपड़ा दिखता है, किताब दिखती है या पर्दा है, आपके वहां पे चद्दर है, किसी भी चीज पे आपको मछली के डिजाइन ढूंढने हैं। मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हों। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? तो पहले तो इन्होंने मीन के बारे में बताया है और मीनाक्षी के बारे में बताया है। मीन मतलब होता है मछली और मीनाक्षी का मतलब होता है ऐसी लड़की जिसकी मछली जैसी आंखें हों। अब आपने क्या किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति को देखा है कि जिसकी आंखें आपको लगे कि मछली के आकार जैसी है? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। तो मछली जैसी आंखें आप कैसे बनाओगे? देखो आपको नीचे यहाँ पे मछली की ये फोटो दिखी हुई है। तो देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आंखें कैसी होनी चाहिए? जो कि लंबी हो लेकिन पतली हो। तो जिसकी आंखें लंबी और पतली होती हैं वो मतलब उसकी आंखें मछली जैसी है। अब है मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो सबसे छोटी मछली है वो लगभग 1 सेंटीमीटर की है। अब तुम सबसे अधिक कितनी लंबी मछली के सोच सकते हो? तो अगर हमने सबसे बड़ी मछली की लंबाई सोची 2000 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि हमने जो सबसे बड़ी मछली सोची है हमने सोचा कि उसकी लंबाई 2000 सेंटीमीटर है। अब पूछा है अगला सवाल, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? तो जो सबसे छोटी मछली है उसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर और बड़ी मछली की लंबाई है 2000 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे कि हमें अब जो है 1 सेंटीमीटर को हम कितने से गुना करें कि वो 2000 पे मतलब 2000 हो जाए। तो जब हम 2000 से गुना करेंगे 1 को तो हमारा 2000 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपको पूछा है कि बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है। तो इसका मतलब हुआ हमने 2000 से जब छोटी मछली के आकार को हमने 2000 से गुना करा तो हमें बड़ी मछली के आकार मिल गया। तो इसका मतलब हुआ बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से 2000 गुना लंबी है। आगे सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, जो कि मतलब यह है कि समुद्र में बहुत सारी मछलियां होती हैं, आपने भी देखी भी होंगी और सुना भी होगा, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी जो मछली है वो व्हेल शार्क होती है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़ी मछली है। देखो अब जो यहाँ पे मछली है ये भी देखो बाकी मछलियों से बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इन्होंने कहा है कि यह व्हेल नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत एक बड़ी मछली जरूर है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वह पानी लेती है, हवा नहीं। अब इन्होंने कहा है कि जो व्हेल है वो उसके पास नाक होती है और वो नाक से सांस लेती है, लेकिन जो बाकी मछलियां हैं उनकी नाक नहीं होती, वह हवा भी नहीं लेती है, वह पानी लेती हैं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछली अंडे देती है। अब जो व्हेल है वो जो है बच्चों को जन्म देती है, लेकिन जो बाकी मछलियां हैं वो अंडों को जन्म देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई।
अंदाज लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा। उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। अब देखो हमें यहाँ पे पूछा है कि ये यहाँ पे बताया है कि जो एक व्हेल शार्क है वो 18 मीटर लंबी होती है। तो आप यहाँ पे कहा है कि फिर जरा सोचो कि तुम्हारी लंबाई के लगभग, आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी लंबाई पता होनी चाहिए। अब आप देखो कि आपकी लंबाई कितनी है, और कहा है कि तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। इसका मतलब हुआ अगर आपकी लंबाई के हम 12 बच्चों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो हमें एक व्हेल शार्क की लंबाई मिल जाएगी। अब कहा है कि उसका आपको वजन का अंदाजा लगाना है। तो जिस तरह हमने लंबाई करी उसी तरह तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा, यानी कि आप सभी जो 12 बच्चों का वजन है उससे भी बहुत ज्यादा व्हेल का वजन होता है। और वजन कितना होता है? उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। अब हमें पूछा है सवाल, तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? तो आप अपना वजन तोलेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो अगर वैसे मैं अंदाजे से यहाँ पर लिख देती हूँ 25 किलोग्राम, क्योंकि आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनका वजन 25 या फिर 30, 28 इसी के आसपास होता है। तो हम अंदाजे से लिख देते हैं यहाँ पर 25 किलोग्राम। अगला सवाल है, तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग कितना किलोग्राम होगा? तो हमने लिखा कि तुम्हारा वजन, जब हमें पूछा यानी कि हमारा वजन पूछा तो हमने लिखा 25 किलोग्राम, यानी कि एक बच्चे का वजन 25 किलोग्राम। अब हमें पूछा है कि 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा, तो हम 25 को 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब हमने 25 को 12 से गुना किया तो हुआ 300 किलोग्राम। अब पूछा है, व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? हम व्हेल शार्क के वजन से 12 बच्चों के कुल वजन को अगर घटा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्हेल शार्क का वजन 12 बच्चों के कुल वजन से कितना ज्यादा है। तो हमने देखा कि व्हेल शार्क का जो वजन है वो हमें बताया था 16,000। तो 16,000 में से हम घटा कर देंगे 12 बच्चों का कुल वजन यानी कि 300। तो हमने देखा कि 15,700 किलोग्राम व्हेल शार्क का वजन 12 बच्चों के कुल वजन से ज्यादा है। अब आगे है मछली की पूंछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है। देखो यहाँ पे मछलियां दी हुई हैं, 2 तो मछली है, उसके बाद एक देखो व्हेल यहाँ पे बनाई हुई है। तो जो व्हेल की जो पूंछ है वो तो देखो आप देख रहे हो कि ऊपर की ओर को जा रही है, और जो मछली की पूंछ है वो सीधी पूंछ की तरह यहाँ पर गई हुई है, उसके पैरों की तरह। तो वही कहा है, तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? तो जो यहाँ पे दिखाई गई है, नीचे देखो ये मछलियां दी हुई हैं और एक ही व्हेल दी हुई है। अब है मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। अब जैसे आप लोग हो, आप अपने दोस्तों के साथ एक झुंड बना के अगर घूमते हो तो आप लोग कहते हो, हम मतलब दोस्तों का समूह बोलते हैं उसे। लेकिन जब
बहुत सारी मछलियां जो है झुंडों में जाती हैं, बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं, और जब वो ऐसे जाती हैं तो उनको मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने का कारण उन्हें डर नहीं लगता, वह बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। अगर वे बड़े झुंड में चलती हैं तो इससे उनको क्या है, डर नहीं लगता। किससे डर नहीं लगता है? जो बड़ी बड़ी मछलियां और होती हैं समुद्र में, उससे वह अपने आप को फिर आगे, उनके आगे सुरक्षित समझती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? तो हाँ, सभी अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वहां पे देखो आपके बहुत सारे अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं वहां पे, और वहां पर जो है गार्ड भी होते हैं जो कि आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप अपनी टीचर से बोल सकते हो। तो इसलिए हम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हैं। अब है बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। अब देखो यहाँ पे ये मछली की 3 फोटो दिखाई हुई है। सबसे पहले जो मछली है उसने क्या करा, पानी पिया, वो थोड़ी और फूल गई, फिर उसने और पानी पिया तो वो और ज्यादा फूल गई। तो वो पानी पीकर अपने आकार को बढ़ा लेती है। और क्यों बढ़ाती है? ताकि वो बड़ी मछलियों को डरा सके, इस वजह से। अब है, जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। तो देखो यहाँ पे ये बहुत सारी आकृति दी हुई हैं। आयत है, आयत आकार है, और गोलाकार है, त्रिभुज है, और एक ये देखो चांद की तरह एक आकार दिया हुआ है, कोन का आकार दिया है। तो बहुत सारी ऐसी आकृति दी है जिसकी मदद से जिंसी ने क्या करा है, मछली के चित्र बनाए हैं। तो आप देख रहे हो ऊपर जिंसी ने कैसे चित्र बनाए हैं। अब आपको भी इसी तरह इन आकृतियों को उपयोग करके नीचे जो भी जानवर दिए हैं इनके आपने ये बनाने हैं आपको। अब देखो यहाँ पे नीचे कौन कौन से समुद्री जानवर दिए हैं। एक है समुद्री अर्चिन, लॉबस्टर, ईल, लाल स्नैपर, सीपी, परट मछली, झींगा मछली, ऑक्टोपस, जेली मछली, कतल मछली, स्क्विड, केकड़ा, सिल्वर पम्फ्रेट। इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं? अब वैसे तो सभी बच्चों ने अलग अलग समुद्री जानवर देखे होंगे, जरूरी तो नहीं है कि जो मैंने देखा है वो आपने भी देखा हो, या फिर जो आपने देखा है वो मैंने देखा हो। पर अधिकतर जो हमें देखने को मिलते हैं वो है, आपने देखा है कि ऑक्टोपस भी जो है वो अधिकतर लोगों ने देखा होता है, या तो आप लोगों ने समुद्री में देखा है या फिर आपने टीवी पे देखा होता है इसको, ऑक्टोपस को। दूसरा, परट मछली भी अधिकतर लोगों ने देखी हुई होती है, और है केकड़ा भी देखा होता है। फिर है सीपी, ये भी अधिकतर लोगों ने देखी हुई है। तो हम इनके नाम यहाँ पे बता रहे हैं। और जेली मछली हो गई, तो ये कुछ लोगों ने तो असलियत में देखे होंगे और कुछ लोगों ने टीवी पे देखे होंगे ये सारे। अब है मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? तो वैसे समुद्र सभी लोगों ने देखा होता है, या फिर नहीं भी देखा होता है कुछ लोगों ने। तो इसमें पूछा है कि कितनों ने समुद्र देखा है। अगर आपने समुद्र देखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं देखा है तो आप लिख सकते हो कि मैंने समुद्र नहीं देखा है। अब पूछा है इसे तुमने कहाँ देखा है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि अगर आपने अपने असली में समुद्र देखा है तो आप लिखोगे कि हमने जिस जगह आपने समुद्र को देखा था उस जगह का नाम लिख दोगे। या फिर कुछ लोगों ने समुद्र को टीवी पर देखा होता है। टीवी पे तो अधिकतर सभी नहीं देखा है,
क्योंकि उसमें फोटोज आती हैं, बहुत सारे सीन आते हैं समुद्र के। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हमने इसे टीवी पर देखा है। अब है, क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? अब आपको पूछा है तो आपने जहां भी इसको देखा है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। आपने सच में देखा है तो लिखेंगे सच में देखा है, और टीवी या फिल्म में देखा है तो वो लिख दोगे आप। तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा? तो समुद्र को जब हम एक छोटा तालाब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं ये ज्यादा गहरा नहीं होगा, पर जब बात हम समुद्र की करते हैं तो हम देखने से ही समझ जाते हैं कि हाँ ये बहुत ही गहरा होगा। मालूम करो, क्या तुम्हें तैरना आता है? तो तैरना हर किसी को नहीं आता, कुछ को आता है और कुछ को नहीं आता। तो अगर आपको तैरना आता है तो आप लिखेंगे हाँ मुझे तैरना आता है, या और जिसको नहीं आता है तो वो लिख देगा कि नहीं मुझे तैरना नहीं आता। अब, क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? तो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से तो सभी को डर लगता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। अब डर क्यों लगता है? क्योंकि हम उन समुद्र की लहरों में डूब भी सकते हैं, और अगर मान लो तैरना नहीं आता होगा तो फिर हमारे बचने के तो बिल्कुल भी चांस ही नहीं होंगे। तो इसलिए हाँ हमें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है। लेकिन डर लगने के साथ साथ आपने एक चीज पे भी ध्यान दिया होगा कि समुद्र की लहरों से डर तो लगता है पर हमें उन्हें देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत मजा आता है जब हम अपने सामने समुद्र की लहरों को ऊंचा उठते हुए देखते हैं। अगला सवाल है, अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अब आपको आंखें बंद करनी है। देखो ये फोटो है, इसमें कैसा दिखा रखा है, देखो कैसे जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो कैसे दिखती हैं। तो यही आपको आंखें बंद करनी है और आपको सोचना है कि समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती है? तो जो है मेरे विचार से मैं कहूंगी कि जो समुद्र की लहरें हैं वो 100 फीट ऊंची उठ सकती है। अब आगे है, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। ये देखो यहाँ पे नाव की फोटो पिक्चर आपको दी हुई है। इस तरह की नाव के लिए वो कह रहे हैं कि साधारण सी लकड़ी के फट्टों से बनी हुई नाव। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हो, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि ये बहुत छोटी सी बनी है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है इस नाव में। तो अगर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ जाएं और बहुत तेज हवा भी चलने लग जाए तो इस नाव में बैठे मछुआरों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब है, लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। अब उन्होंने कहा है कि जो ऐसी लकड़ी के फट्टों से बनी हुई नाव होती है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। हाँ, अगर हवा उनका साथ दे, हवा का रुख उनका साथ दे तो वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चल लेती है। तो अब इससे हमें सवाल पूछा है, 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? अब उन्होंने कहा है कि नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में नाव कितना चलेगी? 2 गुना 4 यानी कि 8 किलोमीटर। 2 और 4 को हमने क्यों करा? क्योंकि हमें 2 घंटे में निकालना है कितना चलती है और 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही है, तो इसलिए हमने 2 गुना 4 करा, तो हमें पता चला कि 2 घंटे में नाव 8 किलोमीटर चल रही है।
और हमें बोला है कि 10 किलोमीटर तक जाना है। अब हमने देखा कि 8 किलोमीटर में उसको लग रहा है 2 घंटे, तो 10 किलोमीटर का निकालना है। 8 किलोमीटर का हम निकाल चुके हैं, हमारे पास बचे 2 घंटे। अगर 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर जा रही है तो आपको पता ही है 4 का आधा है 2 किलोमीटर, तो समय का भी हम आधा कर देंगे, यानी कि 30 मिनट में वो 2 किलोमीटर चलेगी। तो इस तरह जो कुल समय हुआ वो हुआ 2 घंटे 30 मिनट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2.5 घंटे में नाव 10 किलोमीटर चलेगी। अब है अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। तो मैं अंदाजा लगा रही हूं कि मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर तक चल सकती हूँ, लेकिन इसके लिए सबकी जो दूरी है वो अलग अलग होगी, क्योंकि कुछ लोग धीरे चलेंगे, कुछ लोग बहुत तेज चलेंगे। तो आपको देखना है कि आप 1 किलोमीटर में कितना चल सकते हो, और वो यहाँ पर आप लिखेंगे। आगे है, मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। अब आपने देखा है जब हम रास्ते में सड़कों पर चलते हैं तो हम वहां से कैसे पता करते हैं कि हमें किधर जाना है। हम बोलते हैं दाएं जाना है, या फिर हम बोलते हैं बाएं जाना है, या फिर हम बोलते हैं हमें सीधा चलना है। लेकिन जब आप समुद्र में हो तो समुद्र में ना तो हमें दाएं का पता चलता है ना बाएं का पता चलता है। वहां पे आप देखोगे कि चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, कोई रास्ता भी नहीं बना होता समुद्र में। लेकिन मछुआरे जो हैं वो हवा को महसूस कर लेते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज लेते हैं। पता करो, सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तो हम सभी को पता है कि सूरज जो है वो पूरब दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में ढलता है। अब आपको सवाल कहा है, तुम जहां कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मजेदार चीजें हैं। आपको क्या करना है, आप जहां पर भी खड़े हो वहां से आप देखें कि आपके पूर्व दिशा में कौन कौन सी चीजें हैं। अब चीजें जो भी है आपके वो आप यहाँ पर लिखोगे। अगर घर है तो घर लिखोगे, नदी है तो नदी लिखोगे, सड़क, दुकान, बाजार, जो भी आपके पूर्व दिशा में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब है, अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीजों के नाम लिखो। अब जिस तरह आपने पूरब में दिखने वाली चीजों के बारे में लिखा, उसी तरह आप अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीजों के नाम यहाँ पे लिखोगे। तो पश्चिम की ओर दिखने वाली चीजें भी आपके आसपास क्या है वो आप यहाँ पे लिखोगे, और वो चीजें कुछ भी हो सकती है, घर, रास्ता, सड़क, पार्क, नदी, बच्चे, पेड़, पार्क। तो जो भी आपको अपनी पश्चिम दिशा में दिख रहा है उसमें से 2 चीजों के आप यहाँ पर लिख दोगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर खत्म करते हैं और अपना पाम मछली को हम आगे अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तो हम हमारा पाठ 1 मछली उछली को पूरा करते हैं। तो पढ़ना शुरू कीजिए आप लोग भी, और मैं भी पढ़ना शुरू करती हूँ। वाह कितनी मछलियाँ! समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें ज्यादा मछलियाँ मिल सके। वहां वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अलग अलग तरह की नावों को देखो यहाँ पे ये बहुत सारी पिक्चर्स, फोटोज दी हुई हैं जिसमें अलग अलग की तरह की नावों को दिखाया गया है, जैसे चप्पू वाली बोट, मोटर बोट, और लंबी पूंछ की नाव, बड़ी मशीनी नाव। अब कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वह समुद्र में बहुत
दूर तक चली जाती है। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। अब आगे है आपका सवाल, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जाएगी? अब हमें बताया है कि जो मोटर बोट है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो सबसे पहले हम 3 घंटे के लिए निकालेंगे। तो 3 घंटे में वो चलेगी 20 गुना 3 यानी कि 60 किलोमीटर। और हमें पूछा है 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में से हमने 3 घंटे का निकाल लिया, तो 3.5 घंटे को हम 30 घंटे 30 मिनट भी बोल सकते हैं। तो अब हमें 30 मिनट में निकालना है कि वो 30 मिनट में कितना चलेगी। अगर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रही है तो आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में वो चलेगी 10 किलोमीटर। तो अब आप इनको जोड़ दोगे 60 किलोमीटर और 10 किलोमीटर को, यानी कि 3.5 घंटे में मोटर बोट चलेगी 70 किलोमीटर। अब अगला सवाल है, 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? नाव 20 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटा लेती है। 1 घंटे को हम 60 मिनट भी बोल सकते हैं। तो अब अगर हम निकालें कि वो 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लेती है, तो 60 को आप 20 से भाग कर दोगे तो समय निकलेगा 3 मिनट। अब जब हमें पता है कि 1 किलोमीटर चलने में मोटर बोट 3 मिनट का समय ले रही है, तो 85 किलोमीटर चलने के लिए वो समय लेगी 85 गुना 3, तो जो कि निकला 255 मिनट। अब 255 मिनट तो हमने लिख दिया, लेकिन इसको आप घंटे में कैसे लिखोगे? तो आपको पता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। जब हमने 60 को 4 से गुना किया तो हुआ 240 मिनट, लेकिन हमारे कुल मिनट निकले थे 255 मिनट। 255 मिनट को जब हमने 240 को हमने 255 मिनट से घटा किया तो बचे 15। तो इसका मतलब हुआ कि 4 घंटे 15 मिनट वो 85 किलोमीटर जो है समय लेगी। 4 घंटे 15 मिनट समय लेगी 85 किलोमीटर चलने के लिए। अब है, लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वह समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। यह नावें ज्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। यह बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वह जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाए। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वह समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। अब कहा है, नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरों पर रिपोर्ट लिखो। अब यहाँ पे जो आपको बताया है कि समुद्र और मछलियों पे जो खतरा है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि अब मछलियां पकड़ने के लिए छोटे छोटे नाव के बदले या उनके स्थान पर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगा है। इन मशीनी नाव के प्रयोग से गहरे समुद्र की मछलियां भी पकड़ ली जाती हैं। इनके प्रयोग से वह छोटी मछलियां भी पकड़ ली जाती हैं जो कि अभी बड़ी भी नहीं हुई हैं पूरे तरीके से। जबकि जो नाव वाले जो छोटी नाव होती हैं, जो मछुआरे होते हैं, उनके जाल वो इस तरीके से बनाते हैं कि छोटी मछलियां पकड़ में ना आए
और वो सिर्फ बड़ी मछलियों को ही पकड़ते हैं और थोड़ी संख्या में यानी कि थोड़ी मात्रा में ही मछलियों को वो पकड़ते हैं, जिनसे कि वो थोड़ी सी उनके खाने के लिए हो जाए और थोड़ी उनके बेचने के लिए हो जाए। अब ये जो बहुत अधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जा रही हैं, इससे क्या होगा? इससे मछलियों के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। मतलब कि एक समय ऐसा आएगा कि जब समुद्र में मछलियां ही नहीं बचेंगी। तो ये जो है इसके लिए खतरा हो जाएगा। किस नाव में कितना आता है? लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती हैं, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज्यादा मछलियां ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है, ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, तालिका को देखते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि 3 कॉलम दिए गए हैं। नाव का प्रकार, एक चक्कर में मछली पकड़ी, 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तो सबसे पहली नाव है लट्ठे की नाव, जो कि एक चक्कर में 20 किलोग्राम मछली पकड़ती है और वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी चलती है। फिर है लंबी पूंछ की नाव, जो एक चक्कर में 600 किलोग्राम मछली पकड़ती है और 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी चलती है। फिर है मोटर बोट, जो कि 800 किलोग्राम मछली पकड़ती है एक चक्कर में और 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। फिर है मशीनी नाव, जो एक चक्कर में 6000 किलोग्राम मछली पकड़ती है और 1 घंटे में 22 किलोमीटर चलती है। तो अब आपके सवाल हैं, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएगी? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लट्ठे वाली नाव के लिए। लट्ठे वाली नाव आपने देखा एक चक्कर में 20 किलोग्राम मछली पकड़ती है, तो 7 चक्कर में वो कितना पकड़ेगी? 20 गुना 7, तो जिसका जवाब होगा 140 किलोग्राम। अब है लंबी पूंछ की नाव, एक चक्कर में 600 किलोग्राम पकड़ती है मछली। अब हमें देखना है कि 7 चक्कर में वो कितनी मछली पकड़ेगी। तो 600 गुना 7, तो जिसका जवाब होगा 4200 किलोग्राम। अब है मोटर बोट। तो मोटर बोट एक चक्कर में 800 किलोग्राम मछली पकड़ती है, तो 7 चक्कर में वो कितना पकड़ेगी? 7 गुना 800, तो हो गया 5600 किलोग्राम। अब है मशीनी नाव। मशीनी नाव एक चक्कर में 6000 किलोग्राम मछली पकड़ती है, तो 7 चक्कर में वो पकड़ेगी 6000 गुना 7, यानी कि जवाब हुआ 42000 किलोग्राम मछली। अब इस तरह हमने सारी नाव का पता कर लिया कि वो 7 चक्करों में कितनी मछलियां लाएंगी। अब हमारा ख सवाल है, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? तो यहाँ पे बताया है तालिका में कि मोटर बोट 1 घंटे में जाती है 20 किलोमीटर। तो हमने देखा अगर वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो 6 घंटे में वो कितना जाएगी? 20 गुना 6, तो जवाब हुआ 120 किलोमीटर। अब अगला सवाल है, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी? अभी हमने देखा कि जो लंबी पूंछ वाली नाव है वो 12 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा ले रही है। यहाँ पे आपकी तालिका में दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि 12 किलोमीटर के लिए तो हमें दिया है 1 घंटा, तो वो 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लेती होगी? तो 1 किलोमीटर के लिए वो समय लेगी 1/12। अब हमें लेकिन पता करना है कि 60 किलोमीटर के लिए वो कितना समय लेगी। तो 1/12 गुना
60। 60 हमने क्यों गुना करा है? क्योंकि 60 किलोमीटर के लिए हमें पता करना है। तो 1/12 गुना 60। अब 1/12 गुना 60 को हम 60/12 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें 60 को 12 से भाग करना है, जिसका जवाब आया 5 घंटे। तो लंबी पूंछ वाली नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह 5 घंटे का समय लगाएगी। अब है कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था। 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं। जहां है गणित का जादू, उसमें आपने पाठ ईंटों से बनी इमारत में पढ़ा था, ईंटों के बारे में, ईंटों के भट्टे के बारे में, ईंटें कैसी बनाई जाती हैं, और आपने 1 लाख संख्या के बारे में उसमें पढ़ा था, सुना था कि हमारे देश में 1 लाख ईंट के भट्टे हैं। अब है सवाल, तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है? तो इसके अलावा हमने लाख संख्या के बारे में सुना है 100,000। देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, लाख संख्या के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होती है। इसका मतलब हुआ कि यदि आप 1,000 को 100 बार जमा करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, तो हमारी संख्या बनेगी 100,000, जिसको कि हम बोलते हैं 1 लाख। तो लाख के लिए हमने उसके अलावा 100,000 भी सुना हुआ है। अब है 1,000 की संख्या लिखो। तो 1,000 की संख्या हम कैसे लिखेंगे? तो हम क्या शुरू करते हैं, आपने पहले सीखा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारे आपने करना सीखा होगा कि इसको हम कैसे करते हैं। तो हम इसी तरह लिखेंगे, आप शून्य लिखते रहिए और हम उस पे वो बोलते भी रहेंगे। जैसे कि हमें लिखना है 1,000, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई के लिए 1 शून्य, फिर दहाई के लिए 2 शून्य, फिर सैकड़ा के लिए शून्य, और फिर हमें 1,000 लिखना है। तो 1 पे आ गया हमारा 1000, तो यानी कि ये हो गया 1,000। अब आपको लिखना है 100,000 लिखो। तो इसके लिए देखो एक आसान तरीका तो ये है कि हमें लिखना है 100,000। तो आप 100 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप 100 लिखिए। 100 लिखना सबको आता ही है। अब 100 के साथ हम लिख देंगे 1000 में जितनी जीरो आती हैं। आपने ऊपर देखा कि 1000 में 3 जीरो आती हैं, तो 100 और 3 जीरो, तो ये हमारा बन गया 100,000। दूसरा तरीका जो है इसको लिखने का है, हम लिखेंगे इकाई के लिए 1 शून्य, दहाई के लिए 0, फिर सैकड़ा के लिए 0, 1000 के लिए 0, फिर लाख के लिए 0, और लास्ट में हम लिखेंगे संख्या 1। हमें 1 लाख लिखना है तो हम लिख देंगे 1। तो इस तरह हमारी संख्या बन गई 1 लाख या फिर 100,000। अब आपको पूछा है कि 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे। तो आपने अभी इसमें पढ़ा है, आप इसमें शून्य गिनोगे तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1 लाख में 5 शून्य है। अब आपको पूछा है आसान है ना? तो हाँ, ये आसान ही है बहुत। अगर आप अच्छे से समझोगे, देखोगे तो ये संख्या बनाना आसान है। अब है, हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होंगी लिखो। अब आपको दी है कुल नावों की संख्या 2 लाख और कहा है कि उसकी आधी जो है बिना मोटर की है। तो 2 लाख का आधा होता है 1 लाख। तो हमें पता चला कि बिना मोटर की नावों की संख्या हो गई 1 लाख।
अब पूछा है मोटर बोटों की संख्या कितनी होंगी। तो अगर हम कुल नाव की संख्या में से बिना मोटर की नाव की संख्या को घटा कर देंगे, यानी कि 2 लाख घटा 1 लाख, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगी मोटर बोटों की संख्या। और हमने देखा कि हमारा जवाब है 1 लाख। अब है अगला सवाल, मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। मशीनी नौकाएं कितनी हजार हैं, कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। अब आपको क्या करना है, इसको पहले बिना लिखे आपको अपने दिमाग में ऐसे ही या फिर बोल के आप इसको हल करो। फिर उसके बाद जो संख्या आएगी उसको आप याद रखो। फिर कॉपी पे हल करने के बाद देखो कि आपके अंदाजे से हल करी हुई संख्या उसके बराबर है या नहीं। और इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हमने देखा था कि मोटर बोटों की संख्या थी 1 लाख। अब कहा है जो मशीनी नौकाएं हैं वो मोटर बोटों की संख्या की 1/4 है। तो इसका मतलब हुआ 1 लाख गुना 1/4। तो इसको हल करके जो संख्या आई वो हुई 25,000। इसका मतलब हुआ मशीनी नौकाओं की संख्या है 25,000। अब शायद तुम सोच रहे होंगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते और ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है 1 करोड़। अब जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि जब हम 1000 को 100 बार जोड़ते हैं तो 100,000 बनता है और 100,000 को हम 1 लाख बोलते हैं। इसी तरह जब हम 1 लाख को 100 बार जोड़ते हैं या जमा करते हैं तो 100 लाख की संख्या बनती है, जिसको हम 1 करोड़ भी बोलते हैं। तुमने 1 करोड़ के बारे में कहाँ सुना? यह किसके लिए उपयोग में आता है? तो आपने 1 करोड़ की जो संख्या है वो बहुत ही बड़ी होती है। तो यह संख्या आपने अपने घरों या स्कूल में सुनी होगी। तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे कि हमने 1 करोड़ के बारे में घर और स्कूल में सुना है। यह रुपयों और चीजों को गिनने के लिए प्रयोग होता है। अब कहा है 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना। अब कहा है कि आपको 1 करोड़ की संख्या लिखनी है, लेकिन इसमें बहुत सारे शून्य होंगे जिसमें कि आपको उलझना नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझ के ध्यान से करेंगे तो आप ये लिख लेंगे। और ये हम संख्या कैसे लिखते हैं, तो उसी तरीके से आप लिखेंगे। इकाई के लिए 0, दहाई के लिए 0, सैकड़ा के लिए 0, 1000 के लिए 0, 10,000 के लिए 0, लाख के लिए 0, 10 लाख के लिए 0। अब हमें लास्ट में लिखना है 1। क्यों? क्योंकि हम 1 करोड़ लिख रहे हैं। और आप इसमें 0 गिनोगे और देखोगे तो 1 करोड़ में हमारे 7 शून्य लिखे हुए हैं। अब है मछली बाजार। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार क्यों कहते हैं। आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। क्यों? कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियां लाई हैं। मछुआरी ने चिल्ला चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही है। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप कभी किसी भीड़ वाली जगह पर जाते हैं जहां पर कि बहुत सारा शोर हो रहा होता है, आपको समझ नहीं आता, आपको आवाजें तो आती हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोल रहे हैं, तो आप भी बोलते हो कि अरे ये तो बिल्कुल मछली बाजार की तरह लग रहा है। तो वो इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि मछली बाजार में बहुत भीड़ होती है, वहां पे बहुत ही आवाजें हो रही होती हैं, बहुत शोर हो रहा होता है। आगे है मिनी। यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियां, सार्डिन 40 रुपए किलो। फिर
ग्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वाड मछली 60 रुपए किलो। फिर है फिलोरमा, छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है। फिर है कारूथम्मा, कारूथम्मा स्क्वीड 50 रुपए किलो बेचती है। देखो फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। देखो ये साइड में ये फाजिला है जिन्होंने ये फिश उठा रखी है और इस फिश को किंगफिश बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ी है और वो बहुत ही मुश्किल से उठा पा रही हैं। वह कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपए में बेचूंगी। अब वो कहती है जो पूरी मछली है वो 8 किलोग्राम में है और अगर कोई ये इस पूरी मछली को जो है 1200 रुपए में वो बेचेंगी। अब आगे है आपका अभ्यास का समय। तो सवाल 1 है, फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा। अब उसने जो पूरी 8 किलो की मछली है उसने उसको कहा कि वो 1200 रुपए में बेचेगी। अब अगर हम 1 किलो के लिए देखें कि 1 किलो अगर कोई खरीदना चाहे तो वो 1 किलो में कितने में पड़ेगी वो 1 किलो मछली उसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फाजिला की मछली है उसकी कुल कीमत है 1200 रुपए और मछली का कुल वजन है 8 किलोग्राम। तो 1 किलो मछली का हम कीमत कैसे निकालेंगे, 1200 को हम 8 से भाग कर देंगे तो हल करने के बाद निकलेगा 150 रुपए। यानी कि अगर फाजिला उसको प्रति किलो के हिसाब से बेचना चाहे तो वह 150 रुपए प्रति किलो के कीमत से बेचेगी। फिर है सवाल 2, आज फिलोरमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे। तो उसमें जो है आपने देखा कि झींगा मछली की जो कीमत थी वो 150 रुपए के कीमत से वो बेच रही है। अब 1 किलो झींगा मछली की कीमत है 150 रुपए और उसने कुल जो है 10 किलोग्राम झींगा मछली बेची है। तो 10 किलोग्राम बेचने के बाद उसने जो पैसे कमाए हैं वो होंगे 150 गुना में 10। 150 1 किलो झींगा मछली की कीमत और 10 जो कि 10 किलो उसने बेची है। तो 150 गुना 10 यानी कि 1500 रुपए। फिर है सवाल 3, ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची, मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है तो आप इसको ध्यान से पहले पढ़ोगे फिर इसको हल करोगे। तो हमें कहा है ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची, तो 1 किलोग्राम स्वाड फिश की जो कीमत है वो है 60 रुपए और ग्रेसी ने बेची है 6 किलो। तो 6 किलो बेचने पर उसको कितनी कीमत मिली होगी, 60 गुना 6 हुए 360 रुपए। अब हमें कहा है कि मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए, यानी कि मिनी ने जब अपनी सार्डिन मछली बेची तो उसने भी 360 रुपए ही कमाए हैं। लेकिन आपको ये पता करना है कि उसने कितने किलोग्राम सार्डिन मछली बेची है। तो जो है 1 किलो सार्डिन मछली की कीमत है 40 रुपए और जितनी उसने सारी जो सार्डिन मछली बेची हैं उसको कीमत मिली 360 रुपए। तो अब हम देखेंगे कि कितनी कुल वजन उसने कितने किलोग्राम उसने सार्डिन मछली बेची। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल कीमत यानी कि 360 रुपए को 1 किलो सार्डिन मछली की कीमत यानी कि 40 रुपए से भाग कर देंगे, 360 भाग 40। तो जब हमने इसको हल किया तो हमारा जवाब आया 9 किलो, यानी कि मिनी ने 9 किलोग्राम मछली बेची। अब है चौथा सवाल, बशीर के पास 100 रुपए हैं, उसने 1/4 पैसे स्क्वीड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड खरीदी। तो बशीर के पास 100 रुपए हैं
उसने क्या करा, 1/4 पैसे स्क्वीड पर खर्च कर दिए। तो 100 रुपए का हम 1/4 निकालेंगे, 100 गुना 1/4। तो ये हल जब हमने किया तो हमारे पास संख्या आई 25 रुपए। अब हमें दिया है कि 1 किलो स्क्वीड का मूल्य है 50 रुपए। अब जब हमने देखा जो कीमत 50 रुपए में 1 किलो स्क्वीड मछली मिल रही है और जो बशीर है उसने 25 रुपए खर्च किए हैं, तो 25 रुपए जो है वो स्क्वीड मछली की कीमत की आधी है, यानी कि 50 का आधा ही 25 होता है। तो मछली का वजन भी आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि उसने 25 रुपए में आधा किलोग्राम स्क्विड मछली खरीदी। अब अगला सवाल है, उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी? तो ये भी आप इसी तरीके से हल करोगे। बशीर के पास कुल 100 रुपए थे, जिससे कि उसने 3/4 झींगा मछली पर खर्च कर दिए। तो 100 रुपए का 3/4 जब हमने हल किया तो 75 रुपए आए। अब 1 किलो झींगा मछली की कीमत 150 रुपए है और उसने बशीर ने 75 रुपए खर्च करे हैं झींगा मछली पर। तो 75 रुपए जो है वो 150 रुपए का आधा है। अब अगर उसने कीमत आधी दी है तो उसको झींगा मछली का जो वजन है वो भी आधा ही मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ उसने आधा, यानी कि आधा किलो झींगा मछली खरीदी है। अब है तेजी से बोलने की कोशिश करो। जरा देखो नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। आपको क्या करना है, जो नीचे पंक्तियां लिखी है इसको आपने देखना है कि आप कितनी जल्दी बोल पाते हो। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सीपियां बेचती हैं। उसे पता है कि जो सीपियां वह बेच रही है वह आगे नहीं होगी। आपको ये पंक्तियां जितना जल्दी हो सकते हो उतना जल्दी बोलने की कोशिश करनी है। अब है महिलाओं का मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती है और बैंक में जमा कर देती है। अब क्या करा है, इन महिलाओं ने एक अपना बैंक बनाया है जिसमें कि कुल 20 महिलाएं हैं और वो हर महीने जो है 25 रुपए अपने बचाती हैं, जमा करती हैं और बैंक में जाके जमा कर देती हैं। तो अब आपका सवाल है, यह समूह प्रतिमाह कितना पैसा इकट्ठा करता है? तो आपको पता है, ऊपर देखो लिखा है कि एक महिला हर महीने बचाती है 25 रुपए और कुल महिलाओं की जो संख्या है वो है 20। अब एक महीने में कुल इकट्ठा कितने पैसे हुए? 20 गुना 25 यानी कि 500 रुपए। अब है अगला सवाल, 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा? अब हमें ये तो पता है कि एक महीने में जो बचत होती है वो है 500 रुपए। अब हमें निकालना है सबसे पहले एक वर्ष में ये महिलाएं कितनी बचत करती हैं। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 गुना 500, जिससे कि हमें पता चला कि एक वर्ष में वह 6,000 रुपए जमा कर लेती हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि वह 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा करती हैं। तो अगर वो एक साल में 6,000 बचा लेती हैं तो 10 साल में वो बचाएंगी 6,000 गुना 10 यानी कि 60,000 रुपए। अब अभ्यास का समय। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वह अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वह ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। तो सवाल है, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपए का कर्ज लिया। उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? अब उसने क्या है, कुल 4,000 रुपए का कर्ज लिया और हर महीने वह 345 रुपए बैंक को देती है। तो हर महीने 345 रुपए दिए और हमें पता करना है कि
एक वर्ष में, एक साल में उसने कुल कितने पैसे दिए? तो आपको पता है एक वर्ष में कुल महीने 12 होते हैं। तो एक वर्ष में बैंक को दिए पैसे हम कैसे निकालेंगे? 345 गुना 12, जो कि हल करके आया 4140 रुपए। अब है सवाल ख। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपए का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपए वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? अब हमें ये बताया है कि 21,000 रुपए उन्होंने कर्ज लिया था और हमें बता दिया कि एक साल में उन्होंने कुल मिलाकर 23,520 रुपए वापस किए हैं। लेकिन हमें पता ये करना है कि एक महीने में, हर महीने वो कितने पैसे वापस देते थे। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और वापस किए उन्होंने कुल पैसे 23,520। अब हमें जो है कितने महीनों के लिए निकालना है? 12 महीनों के लिए निकालना है, क्योंकि उन्होंने 12 महीने तक दिया था। मतलब उन्होंने एक वर्ष के कुल पैसे दिए थे और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो हर महीने यानी कि प्रति माह उन्होंने कितना पैसा दिया, हम ये निकालेंगे कुल पैसों से, यानी कि 23,520 को हम कुल महीनों से भाग कर देंगे, यानी कि 12 से। तो हमारे पास आएगी जो संख्या वो है 1960 रुपए, यानी कि उन्होंने हर महीने 1960 रुपए दिए। अब है पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थीं, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीजें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है। क्यों ना हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं। अब यहाँ पे देखो ये सारी औरतें मिलकर सोचती हैं कि मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं। मछली बैंक की मछुआरे मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपए बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। फाजिला ने उन चीजों की सूची बनाई जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज की कीमत और संख्या लिखी गई है। कुल खर्चा पता करो। अब देखो यहाँ पे तालिका दी है और उसमें 4 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें कि चीजें बताई हैं, उसकी कीमत बताई है, फिर उन चीजों की कितनी संख्या होगी और है कुल कीमत। कुल कीमत में देखो कॉलम खाली है, जो कि आपको यहाँ पर कुल कीमत लिखनी है। तो सबसे पहले है ताजी पानी के लिए खुदाई। तो ताजे पानी के लिए खुदाई जो है उसमें उसकी कीमत है 3,000 रुपए और उसके लिए एक चीज की जरूरत है। तो कुल कीमत होगी 3,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 3,000 को हम 1 से गुना कर देंगे तो 3,000 रुपए। अब है मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियां। तो ये जो अलमारी है, तो एक अलमारी की कीमत है 2,000 रुपए, लेकिन उन्हें 20 अलमारियों की जरूरत है। तो कुल कीमत हो जाएगी 2,000 गुना 20 यानी कि 40,000 रुपए। अब है सीमेंट की टंकी। तो सीमेंट की टंकी की जो कीमत है वो है 1,000 रुपए और उनको 4 टंकियों की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है चीजों की संख्या में 4, तो कुल कीमत हुई 1,000 गुना 4 यानी कि 4,000 रुपए। अब है ट्रे और चाकू, जिनकी कीमत है 300 रुपए और चीजों की संख्या है 20। तो कुल कीमत हुई 300 गुना 20 6,000 रुपए। अब है बाल्टी। तो बाल्टी की कीमत है 75 और चीजों की संख्या है 20, यानी कि जो बाल्टी की संख्या है वो 20 है। तो कुल कीमत होगी 75 गुना 20 यानी कि 1,500 रुपए। अब
कारखाना लगाने की कुल कीमत क्या होगी? तो जितनी भी कुल कीमत है उनको हम जोड़ देंगे, यानी कि 3,000 जमा 40,000 जमा 4,000 जमा 6,000 जमा 1,500। तो कारखाना लगाने की कुल कीमत हुई 54,500। अब आगे कहा है, जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। मतलब कि जब मछली है, जो ताजी मछली है, मान लीजिए अगर कोई ताजी मछली है वह 6 किलो की है, तो जब वो उसको सुखा देते हैं तो उसका वजन जो है वो सिर्फ 1/3 ही रह जाता है। तो 6 का 1/3 होगा 2, तो मतलब वो पहले 6 किलो की थी और जब उसको सुखा दिया तो वो सिर्फ 2 किलो की ही रह गई। तो वही कहा है, जितना भी ताजी मछली का वजन होता है वो सुखाने के बाद उस वजन की सिर्फ 1/3 1/3 ही रह जाती है। उन्होंने 1 महीने में 6,000 किलो ताजा मछली सुखाने का विचार किया। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी? अब देखो, उन्होंने सोचा है कि 6,000 किलो ताजा मछली, यानी कि जब मछली ताजा है तो उनका वजन है 6,000 किलोग्राम। तो अब कहा है कि जब वो सूख जाएंगी उन्हें कितनी सूखी मछली मिलेंगी? तो 6,000 गुना 1/3, तो मिलेंगी उन्हें 2,000 किलोग्राम। अब है, फिलोरमा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करे। तो नीचे देखो एक तालिका दी है जिसमें कि ताजी मछली खरीदी की कीमत दी है 15 रुपए प्रति किलोग्राम और हमने सूखी मछली बेची 70 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी कि जब उन्होंने ताजी मछली खरीदी थी तो उन्होंने 15 रुपए की कीमत से खरीदी और जब उन्होंने सूखी मछली बेची तो 70 रुपए प्रति किलोग्राम से बेची। अब आगे कहा है, 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाकर हमें मिलती है कितने किलोग्राम? तो अभी आपको बताया था कि जितने वजन ताजी मछली का होता है वो उसका 1/3 1/3 ही सूख कर रह जाती है। तो 6 गुना 1/3 यानी कि 2 किलोग्राम सूखी मछली। अब हम 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए देते हैं 6 गुना, कितने देते हैं वो? देखो यहाँ पे ताजी मछली के लिए वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम दे रहे हैं। तो 6 गुना 15 बराबर 90 रुपए। अब है, हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे 2 गुना। तो देखो सूखी मछली बेचने पे वो कितना पा रहे हैं? 70 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 2 गुना 70 बराबर 140 रुपए। अतः अगर हम 6 किलो ताजा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे। तो आपने देखा कि जब उन्होंने 6 किलोग्राम मछली सुखाई तो 2 किलोग्राम मछली बची और 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचकर उन्होंने 140 रुपए कमाए थे। तो 140 घटा 90 बराबर में 50 रुपए। लेकिन अगर हम 6,000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आप सबसे पहले इसको हल करेंगे। अगर वो 6,000 किलोग्राम मछली को अगर खरीदते हैं तो वो उनको कितने पड़ेंगे? 6,000 गुना 15, क्योंकि 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो ताजा मछली खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले वो ताजा मछली खरीदेंगे 6,000 किलोग्राम की, तो जिसके लिए उन्होंने दिए 90,000 रुपए। अब उन्होंने 6,000 किलोग्राम मछली को सुखा दिया, जिसके बाद वो बची 6,000 गुना 1/3 यानी कि 2,000 किलोग्राम। अब जब 2,000 किलोग्राम सूखी मछली को वो बेचेंगे तो उनको कितनी कीमत मिलेगी? 2,000 गुना 70। ऊपर तालिका में दिया हुआ है सूखी मछली को बेचने की कीमत 70 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 2,000 गुना 70
बराबर में 1,40,000। अब उन्होंने यहाँ पर कितने पैसे कमाए? उन्हें जो बेचकर पैसे मिले थे वो थे 1,40,000 घटा जितने उन्होंने खर्च करे थे 90,000 बराबर में 50,000 रुपए। अब आपको यहाँ पे कहा है कि हमें मिलेंगे, तो खालिस्तान गुना 1,000 एक महीने में। तो 50,000 की संख्या को बनाने के लिए हम कितने को 1,000 से गुना करें तो 50 बन जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 गुना 1,000 रुपए, तो जो कि बन जाएगी संख्या 50,000 रुपए। तो वो एक महीने में 50,000 रुपए कमाएंगे। अब है वह सभी इस योजना में बहुत खुश हैं, सब के सब अपनी अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले में तनख्वाह मिलेगी। झांसी, मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने 6,000 किलोग्राम मछली के लिए 1,500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम है। कीमत प्रति माह, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग कीमत प्रति माह निकाल रहे हैं। तो क है नमक 1,500 गुना में 2, तो 1,500 गुना 2 इन्होंने क्यों करा? अब उन्हें एक महीने की ये कीमत निकालनी है। अब एक महीने में उन्होंने देखा कि 1,500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ रही है और कीमत है 2 रुपए, तो 1,500 गुना 2 3,000 रुपए। अब है पैकिंग और बस का किराया। देखो पैकिंग और बस का किराया भी यहाँ पर दिया है 3,000 रुपए। अब पूछा है इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा कितना होगा? तो कितना खर्चा होगा? नमक की जो कीमत है वो हमने देखी 3,000 रुपए है और पैकिंग और बस का किराया जो है वो भी 3,000 रुपए है। तो यहाँ पे हो गया 6,000 रुपए। अब कहा है फाजिला, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपए कमाएगा। देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है? यहाँ पे फाजिला ने देखो अपना बता दिया यहाँ पे अपने आप ही कि वो लोग जो हैं हर महीने उनका जो बैंक है वो 44,000 रुपए कमा रहा है। लेकिन आपको ये हल करके देखना है कि क्या ये सही है। अगर आपका भी 44,000 रुपए आता है तो इसका मतलब आप सही तरीके से उसको हल कर रहे हो। और अब इसको हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बैंक की कुल मासिक कमाई यानी कि महीने की जो है उसकी कुल कितना वो कमा रहा है हम कैसे निकालेंगे? हमने जो जितने में हमने बेचा है उसमें से हम जितने में हमने खरीदा उसको हम घटा कर देंगे। तो हमने देखा कि सूखने के बाद जो बची मछलियां हैं यानी कि 6,000 गुना 1/3 वो बची 2,000 किलोग्राम और 1 किलो सूखी मछली को बेचने की कीमत है 70 रुपए। तो 2,000 किलोग्राम मछली को बेचने के बाद हमने कमाए 1,40,000 रुपए। अब हमने देखना है कि हमने कुल खर्चा कितना किया है। तो सबसे पहले हमने 6,000 किलोग्राम ताजा मछली खरीदी जिसके लिए हमने कीमत दी 6,000 गुना में 15 ऊपर हमें दिया है 15 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत दी है ताजा मछली की। तो इसलिए 6,000 गुना 15 जो कि हो गए 90,000। फिर नमक का खर्चा 3,000 और पैकिंग और बस का किराया 3,000। तो हमने देखा कि हमने जो कुल खर्चा किया वो है 90,000 जमा 3,000 जमा 3,000 जो कि बन गया कुल खर्चा 96,000। अब हमने सूखी मछलियों को बेचकर कमाए थे 1,40,000।
घटा जो हमने कुल खर्चा किया यानी कि 96,000, तो हमारे पास संख्या आई 44,000 रुपए, जो कि बैंक की कुल आय या फिर कमाई या फिर आप बचत भी कह सकते हो। तो हमने देखा हमारा उत्तर भी यही आ रहा है जो कि फाजिला ने बताया कि वो हर महीने उनका बैंक 44,000 रुपए कमाएगा, और हमने भी हल करके 44,000 ही निकाला है। अब है पता करो मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं, इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। तो जो मछुआरे होते हैं उनके गीत और उनके बोल के बारे में ये कार्य आपके लिए है, आपको ये पता करना है। बहुत ही सुंदर होते हैं उनके गीत और उनके बोल भी। तो आज ये हमारा पाठ मछली जो है हमारा खत्म होता है, जो कि बहुत ही अच्छा और मजेदार पाठ था। बहुत ही मजा आया इसको पढ़ने में। तो इसको आप अच्छे से दोहराइएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।